हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी आरबीएससी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में चैप्टर चल रहा था ठेले पर हिमालय। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा लेखक ने कौसानी की घाटियों का कैसे वर्णन किया, सोमेश्वर घाटियों के सौंदर्य का वर्णन किया। फिर हिमालय श्रृंखला के लेखक ने दर्शन किए, वहाँ लेखक कितना मंत्रमुग्ध सा हो जाता है उस सौंदर्य को देखकर। ठीक है, लेखक मेन वहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए जाता है। फिर हिमालय को देखकर लेखक के हृदय में भावुकता आ जाती है। लेखक हिमालय को देखकर भावुक होने लग जाता है, सोचने लगता है कि कवियों ने हिमालय को लेकर क्या क्या नहीं लिखा। ठीक है, परंतु वह एक पंक्ति भी नहीं लिख पा रहा। अब लेखक कह रहे हिमालय की इतनी सुंदरता, इतने सौंदर्य दृश्य को, इतनी सुंदरता प्राकृतिक छटा को देखकर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, बर्फ़ ही बर्फ़, ये सब देखकर लेखक क्या कह रहे कि कवियों ने जाने हिमालय को देखकर क्या क्या लिख दिया, लेकिन मुझसे तो एक लाइन भी, एक पंक्ति भी नहीं लिखी जा रही। सहसा चित्रकार सेन गुरुदेव रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लगा और सभी लोग अदम्य उल्लास एवं आनंद से भर गए। दूसरे दिन वे सब 12 मील चलकर बैजनाथ पहुँचे। ठीक है, और गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की शुभ छाया के दर्शन कर आत्मविभोर हो जाते हैं। अब लेखक क्या करे, लेखक जाता है तो वहाँ पे जो खानसामे हैं बेटा, वो उन्हें कहते हैं खानसाने कि आपसे पहले यहाँ 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर रहे, लेकिन बर्फ़ दिखाई नहीं दी। अब लेखक वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था, बर्फ़ देखने। ठीक है, सामान लेखक कह रहे सामान रख दिया, पर सभी हम बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। और फिर सब कुछ खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाते तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह जाती। सिर्फ एक धुंधला या संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही लेखक कह रहे कि हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हों, क्योंकि पुराने साधकों ने दैविक भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शामित करने के लिए वे हिमालय जाते थे। यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात लेखक कह रहे हैं एक दूसरा तथ्य मेरे सामने आया, मन में क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम बर्फ इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था, सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल घाटियों का पड़ा भी नहीं। अनंत काल में इन सूने बर्फ के ढके दरों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू करते बहते रहे होंगे। लेखक क्या करे, फिर सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गई। ठीक है, अंधेरा होने लगा और हम उठे। देखिए, सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे ग्लेशियर पे पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा। हम उठे और मुंह हाथ धोए और चाय पीने में लग गए, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सब कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब
आत्मलीन हो अपने में डूब गए। लेखक क्या कह रहे हैं कि सब ऐसे चुपचाप से हो गए। क्यों? क्योंकि अब बर्फ़ का वो जो देखने का जो दृश्य था वो सूर्यास्त होते समय देखिए ग्लेशियरों से मानो पिघली केसर कैसे लगने लगी, केसर बहने लगी। विदेशियों ने हिमालय की बर्फ़ को बेटा एटर्नल एनो अर्थात चिरंतन हिम, शाश्वत अविनाशी हिम कहा है। अब लेखक कह रहे सब ऐसे लग रहा था जैसे सब उसे अंदर सहेजने में आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। चांद निकला, लेखक कह रहे हम बाहर निकले। ठीक है, इस बार सब शांत था जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। ठीक है, यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। लेखक कह रहे कि पता नहीं इसी हिमालय पर कवियों ने कितनी कितनी रचनाएं लिखी, क्या क्या नहीं लिखा, पर मैं कुछ नहीं। यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इस शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर का मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा लेखक क्या करे, और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा। ठीक है, सेन जो इनके साथ था, लेखक क्या कह रहा है कि सहसा चित्रकार सेन जो था वो चित्रकार था, वो रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पंक्ति को अचानक से गाने लगा उठा और जैसे ही ठीक है सबकी तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो गए। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ता था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो बंडर स्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात हम शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वे बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, वो सब जीनियस लोग शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी शीर का बल हिमालय देखता है। दूसरे दिन लेखक क्या कह रहा है, यात्रा दूसरे दिन लेखक कह रहा है कि हम घाटी से उतरकर 12 मील दूर ठीक है चलकर हम बैजनाथ पहुँचे। बैजनाथ जहाँ की बेटा गोमती नदी बहती है, गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंट उनमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है। लेखक कह रहे आज भी वो मुझे स्मरण हो आता है, मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गया, उस दर्द को समझता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं।
किसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से गिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब को हो यही रहनी, फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर मेरा आवास है, वही मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि जो लेखक हिमालय की यात्रा करता है, उस यात्रा की मधुर स्मरण, लेखक कहते हैं कि कौसानी की उस यात्रा का स्मरण कर मन पिरा उठता है। कल जिस ठेले की बर्फ को देखकर हमारे मित्र, ठीक है, उसकी स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को मैं समझता हूँ। जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो उस दर्द को भुलाने की कोशिश करता हूँ। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ अर्थात हिमालय के धवल शिखर बार बार बुलाते हैं, परंतु जिंदगी में इतना समय कहाँ है। केवल ठेले पर बर्फ की सिलें देखकर मन बहलता लेता हूँ। मन में आता है कि हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेज दूँ, मैं फिर लौट कर आऊँगा, वहीं ऊंचाइयों पर मेरा आवास है, वहीं पर लेखक का मन रमता है। कहाँ पर? हिमालय के सौंदर्य को देखकर लेखक वहाँ के सौंदर्य को भूल नहीं पा रहा और वहीं के सौंदर्य की वो बात कर रहा है, ठीक है। और लेखक क्या कह रहा है, मन करता है कोई मुझे मिले और उसे मैं हिमालय के, ठीक है, आने का संदेश दे दूं कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। देखिए ठेले पर लदी बर्फ की सिलियाँ तथा हिमालय पर जमी बर्फ किसके प्रतीक बताए गए हैं। देखिए लेखक ने ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियों को भौतिक जीवन का आकर्षण और संघर्षों का प्रतीक बताया है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियों को लेखक ने भौतिक जीवन का आकर्षण और संघर्ष का प्रतीक बताया। इसके विपरीत हिमालय पर जमी बर्फ को उज्ज्वल, पवित्र, सनातन एवं उच्चतम आदर्शों का प्रतीक बताया। इसी कारण उसके समीप जाने से सभी तापों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए बेटा इस बात को ध्यान से समझो कि लेखक ने ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियों को भौतिक जीवन का आकर्षण और संघर्ष का प्रतीक बताया है और इसके ही विपरीत हिमालय पर जमी बर्फ को उज्ज्वल, पवित्र, सनातन व उच्चतम आदर्शों को का प्रतीक बताया है। इसी कारण उसके समीप जाने से सभी ताप क्या होते हैं, तापों से मुक्ति मिल जाती है। कौसानी के बाद लेखक को कहाँ का सौंदर्य देखने को मिला? कौसानी के बाद लेखक कहाँ गया? बैजनाथ गोमती नदी की उज्ज्वल जलराशि में लेखक ने हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया का प्रतिबिंब में छवि देखी। इस प्रकार वहाँ पर लेखक को प्रकृति का छाया में सौंदर्य देखने को मिला, ठीक है बेटा। अब ठेले पर हिमालय शीर्षक को लेकर लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए, मतलब लेखक क्या समझ आया इस पाठ से आपको बेटा, कि लेखक ठेले पर हिमालय पाठ से क्या शीर्षक को लेकर लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया। देखिए ठेले पर लदी बर्फ की सिलियाँ हिमालय के शिखर जैसी लगी, इसी आशय से भाववेश में उसने यह शीर्षक दिया। लेखक अपने मित्र से कहने लगा कि अगर कोई कवि हृदय होता तो कविता की 2-3 पंक्तियाँ लिख देता अथवा कोई गीतकार गीत की रचना कर देता। इस प्रकार कल्पनाशील साहित्यकार हिमालय को ठेले पर देखकर सरस भाव व्यक्ति करने लग जाते हैं, परंतु लेखक कहता है कि वह ऐसा नहीं कर पाता। वह अपने निबंध को केवल रोचक, संक्षिप्त और भावपूर्ण एवं पूर्णतः सांकेतिक शीर्षक देने में सफल हुआ। क्या? ठेले पर हिमालय, ठीक है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी बेटा बन जाता है, किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेले पर लदे हिमालयों से गिरकर ही तुलसी ने नहीं कहा था, कब को हो यही रहनी रहोगे। इस कथन का आशय पर हिमालय के सौंदर्य का
वर्णन कीजिए। देखिए लेखक ने कहा कि तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका के एक पद की पंक्ति में तबहु हो यही रहनी रहोगे का उल्लेख किया है। लेखक ने इस पंक्ति का उल्लेख हिमालय को उच्च माननीय भावों की ओर बढ़ने का प्रेरणा स्रोत बताया है। ठीक है, जब लेखक कौसानी पहुंचा तब सोमेश्वर की मनोरम घाटी को देखकर प्रसन्नचित्त हो गया। घाटी में दूर तक बादल छाए हुए थे, उनके पीछे हिमालय छिपा हुआ था। सहसा उसको हिमालय की एक बर्फ से ढकी चोटी दिखाई दी। बर्फ से ढके हिम शिखरों को देखने के लिए लेखक बहुत खुश हुआ, जिससे उसकी सारी थकान, असंतोष, खिन्नता, निराशा, उदासी ये सब गायब हो गई। ठीक है, बादल छटने के बाद बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला के दर्शन हुए। इस तरह हिमालय पर जमी श्वेत बर्फ मानव जीवन में स्वच्छता और पवित्रता का प्रेरक है। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। बेटा जो भी पीडीएफ आए आप वर्क करते जाओ, जो भी वीडियो आती है उस वीडियो को ध्यान से सुनो, समझो, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।